हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हम फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था साउंड। साउंड के हमने बहुत बेसिक चीजें जो थी वो उनको कवर कर लिया था। इसके अलावा साउंड्स के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनको भी हमने यहाँ पे डिटेल्स में जो है उनके बारे में बात की थी। आज के सेशन में हम साउंड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि किस तरीके से साउंड्स पे अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं या प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो ये सेशन जो है काफ़ी ज़रूरी है जिन्होंने साउंड पढ़ लिया है, और साउंड पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। नहीं आएंगे तो उनको ध्यान से, उनके एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आप ध्यान से, और साथ साथ जैसे कि मैं हर चैप्टर के बाद आप लोग से बोलता हूँ कि अपने नोट्स के बाद इन क्वेश्चंस को जो है कंपाइल कर लीजिए, या तो लिख कर लीजिए या तो इसकी PDF की जो है कॉपी आप जो है इसके साथ कंपाइल कर लीजिए, कि जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, और उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे हम फाइन करें, कैसे उस पर कमांड करें, तो सबसे पहले टॉपिक अच्छे से पढ़िए और फिर उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको समझ पा रहे हैं और उनको क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज भी हम जो है साउंड से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके अलावा कोई भी तरह की इश्यूज है इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे, और भी कोई तरह का इशू है आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहां पे मैं आंसर आपको जरूर करूंगा। तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस का पूरा रिलेशन साउंड चैप्टर से है, और साउंड से ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQ का ये पूरा कंपाइलेशन है। इसकी PDF मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सेम PDF डाल दूंगा मैं, आप तो वहां से आप उस चीज को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन, आप रोजाना टीवी देखते हैं और टीवी जब चालू की जाती है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, टीवी जब आप देखते हैं तो टीवी में दो चीजें होती हैं, आप उसमें वीडियो भी देखते हैं और उससे साउंड भी आता है, तो दोनों चीजों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ऑडियो इज हर्ड इमीडिएटली, ऑडियो तुरंत सुनाई देता है लेकिन वीडियो बाद में शुरू होता है, क्योंकि वीडियो को कुछ वार्म अप समय की आवश्यकता होती है। ऑडियो इज हर्ड इमीडिएटली बट वीडियो स्टार्ट लेटर बिकॉज वीडियो नीड सम वार्म अप टाइम। फिर है वीडियो स्टार्ट्स इमीडिएटली बट ऑडियो इज हर्ड लेटर बिकॉज साउंड ट्रेवल्स एट अ लेसर स्पीड देन लाइट। वीडियो तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ऑडियो बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की तुलना में कम गति से चलती है। ये टीवी ब्रांड पर निर्भर करता है कि भाई कौन सी चीज जो है पहले आएगी, ये दिया हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द टीवी ब्रांड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस पे बात करें तो आप सबसे पहले चीज समझिए कि टीवी में ये दोनों चीजें ही होती हैं। आप वहां पर आपको क्या मिल रहा है, वीडियो सिग्नल भी मिल रहा है और आपको ऑडियो सिग्नल भी मिल रहा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अगर हम बात करें आखिरी ऑप्शन का कि ये टीवी ब्रांड पर निर्भर करता है, तो देखिए ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता है। ब्रांड का काम है बस अपना प्रोडक्ट को बेचना। उस प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी के नाम हो सकते हैं, उससे वीडियो सिग्नल ऑडियो सिग्नल का कोई संबंध नहीं होता है। तो इसको तो हम पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं, नकार सकते हैं। अब बचे हमारे 3 ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि वीडियो स्टार्ट्स इमीडिएटली बट ऑडियो इज हर्ड लेटर बिकॉज साउंड ट्रेवल्स एट अ लेसर स्पीड देन लाइट। अब देखिए यहां पर आपको घुमाने की कोशिश की गई है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है तेज है, साउंड स्लो है, तो भाई वीडियो आपके पास पहले आ जाएगा, साउंड आपके बाद में आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टीवी आप ऑन करते हैं, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती हैं। आपने टीवी देखा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन ऐसे घुमा कर दिए हुए हैं। तो ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ऑडियो और वीडियो दोनों एक ही साथ शुरू होते हैं। क्यों शुरू होते हैं आप समझिए ना। अगर कोई चीज कोई बोल रहा है टीवी पे, अगर जैसे आप सुबह उठकर कोई न्यूज ही देख रहे हैं, तो न्यूज देखने पर जो एंकर है, वो एंकर जो बोल रहा है उसका वॉइस, अगर वो पहले उसका वॉइस आपको आ जाए या उसका पहले आपको वीडियो दिखे, वॉइस बाद में आए, तो आपको देखने में सही लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं तभी तो सिंक होकर काम होता है। तो जब टीवी चालू की जाती है तो दोनों ही चीजें साथ साथ चलती हैं। अगला क्वेश्चन, इन टीवी ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय। टीवी प्रसारण में जो पिक्चर सिग्नल होता है वो किसके द्वारा प्रेषित होता है? अब देखिए, कोई भी चीज आप तक जो पहुंचती है उसमें कुछ ना कुछ मॉड्यूलेशन होता है।
मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ये इसको समझेंगे, ये मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है। तो इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। आपके घरों में आपने देखा होगा एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है मॉडेम। इस मॉडेम का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये होता है। मॉडेम का काम दोनों तरीके का है, मॉड्यूलेशन का भी और डीमॉड्यूलेशन का भी। अब आप सोच रहे होंगे मॉड्यूलेशन होता क्या है। मान लिया जाए कि आप फोन चला रहे थे, आपने किसी को मेल किया, किसी को जीमेल पर आपने मेल भेजा, तो बेसिकली मेल भेजने पर आपका सिग्नल आपके फोन से निकलकर फर्स्ट किसी ए बॉडी से निकलकर बी पर पहुंचा। तो आपके सिग्नल को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मॉडेम क्या करेगा, मॉड्यूलेशन का काम करेगा। मतलब यहां से सिग्नल लेगा और सिग्नल को कहीं और पहुंचाएगा, तो उसके लिए मॉड्यूलेशन की जरूरत हो गई। अब आपके मेल का किसी ने जवाब दिया तो आपके सिस्टम पर वो वापस से रिप्लाई आया, तो उस सिग्नल को डिकोड करना और आपकी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, ये काम कहला देता है डीमॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है पिक्चर टीवी की, तो टीवी पे क्या हो रहा है कि जो पिक्चर सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उनमें मॉड्यूलेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि वो चीज आपके पास तक आ रही है, तो मॉड्यूलेशन तो है। लेकिन अब वो किस तरह का मॉड्यूलेशन है, वो एंगल मॉड्यूलेशन है, वो फेस मॉड्यूलेशन है, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लासेस में कि कभी भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है जितनी हायर जाती है उसी चीज को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो आपका अगर हम बात करें, लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है, उसमें ट्रांसवर्स नेचर देखा जाता है, इसी को अनुप्रस्थ कहा जाता है। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड अनुदैर्घ्य होता है, मतलब वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल। और वो जो है आपका कभी भी किसको नहीं फॉलो करता, एम्पलीट्यूड को फॉलो नहीं करता है। तो बेसिकली साउंड तो एम्पलीट्यूड को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां पर पिक्चर्स की बात की जा रही, पिक्चर भी एक फॉर्म ऑफ लाइट ही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एग्जाम्पल हो जाता है, आपका आयाम मॉड्यूलेशन पर काम करता है। तो जिसमें भी आपकी रेंज बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर भी ट्रांसवर्स तरह का नेचर हो वहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है। इसी से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आयाम मॉड्यूलेशन यहाँ पर आप टीवी देखते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, साउंड भी आता है, पिक्चर भी आता है। तो पिक्चर किस पे बेस्ड है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने और दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ मैंने पूछा है द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स। टीवी प्रसारण में पिक्चर सिग्नल किसके द्वारा प्रेषित होता है। अब यहाँ पर आपको ध्वनि की बात कर लें तो इसको आप पिक्चर की जगह ध्वनि सिग्नल पर बात करें, किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो कौन सी तकनीक जो इस्तेमाल की जाती है जब ऑडियो भेजा जाता है, तो एम्पलीट्यूड तो किसके लिए हो गया, आपकी पिक्चर के लिए हो गया। अब ये जो है साउंड के लिए है, तो साउंड में क्या काम करता है, तो याद रख लेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन काम करता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन काम करता है। जो कि आपने देखा भी होगा एफएम वगैरह जो सुनते हैं आप, उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम जो है, आप रेडियो सिग्नल्स सुनेंगे तो वहां पे साउंड का ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन आपका जैसे ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो वो आपको एएम पे मिलता है, ऑडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे मिलता है। तो आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं कि साउंड में ही आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है और पिक्चर में आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर समझिए जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ एएम पे काम करता है। और एएम की बात करें तो इसकी रेंज ज़्यादा होती है और इसकी क्वालिटी लो होती है। इस सिग्नल की जो क्वालिटी होगी वो लो मिलेगी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है एफएम चैनल्स पे, आपने कभी गाने सुने होंगे तो उनकी रेंज कम होती है, एक शहर से निकलने के बाद आपका रेडियो बंद हो जाएगा, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है उस शहर के अंदर काफ़ी अच्छी होगी, आपको गाने उसके अच्छे सुनाई देंगे, इसके खराब सुनाई देते हैं। तो वो आप बस एक एक्सेप्शन मान लीजिए कि आपके यहाँ साउंड सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी फॉलो करता है, लेकिन वो ऑल इंडिया रेडियो में करता है। नॉर्मल जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे काम करता है। तो जो आपकी टेक्निक है जिसमें ऑडियो सिग्नल्स टेलीविजन के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर ही पूरा का पूरा काम चल रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, कहां पर होगा? तो भाई ये मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, फिर आपका लिक्विड और फिर आपका गैस। सबसे ज्यादा किस में होगी? सॉलिड में होगी, ठोस अवस्था में होगी, उसके बाद लिक्विड, द्रव में होगी, इसके बाद गैस। तो इस तरीके से चलती है। और साउंड किस में ट्रैवल नहीं कर सकता? वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करेगा। अब सबसे अधिक कहाँ होनी चाहिए? सॉलिड में होनी चाहिए। अब एयर, वाटर और स्टील की बात करें तो स्टील में सबसे ज़्यादा हो जाती है। एयर में 331 मीटर पर सेकेंड तक होती है। पानी में अगर हम बात करें तो 1530 लगभग होती है। और आपका स्टील में 6000 प्लस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चलती है। तो सब में अलग अलग स्पीड देखने मिलती है। द वॉल ऑफ द हॉल बिल्ड फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट शुड बी, संगीत समारोह के लिए बने हॉल की दीवार चाहिए। आप कभी थिएटर मूवी देखने गए होंगे तो वहां पर अच्छा खासा साउंड होता है, डॉल्बी डिजिटल सुना होगा आपने। तो इन सारी जगहों पे या किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में भी गए होंगे तो हॉल को कैसे बनाया जाए कि भाई वहां पर आपका साउंड एम्पलीफाई हो, ध्वनि जो बढ़ा दे, ट्रांसमिट साउंड जो ध्वनि को संचारित करे, रिफ्लेक्टेड साउंड ध्वनि प्रतिबिंबित करे, या एब्जॉर्ब साउंड। तो याद रखेंगे जो भी ऐसे साउंड बनाए जाते हैं वो ध्वनि को अवशोषित करे, इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई साउंड का इको ना हो, प्रतिध्वनि ना उत्पन्न हो वहां पर, कि आपको एक ही आवाज बार बार सुनाई नहीं दे, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। तो ऐसी जगहों को ऐसा बनाया जाता है जिसमें कारपेट बिछाई जाती है, दीवारों के ऊपर भी जो है बड़े बड़े कर्टेन्स लगाए जाते हैं ताकि साउंड को एब्जॉर्ब किया जाए और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा किया जाए। इसके बाद हाउ मच शुड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो दैट इको कैन बी हर्ड क्लियरली, ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि एक प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई जा सके। मतलब इको का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। देखिए इको के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, इसको मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ था। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा सा आपको दूसरा एक तरीका बता देता हूं, तो इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। देखिए होता क्या है, हमने ये बोला कि भाई आप कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, उसको प्रतिध्वनि अगर सुनाई देगी, मतलब उस कोई भी अगर ध्वनि जा रही है और ध्वनि टकराने के बाद उसके पास वापस आ जाए, तो इन दोनों सतह के बीच में कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसी को इको या प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो प्रतिध्वनि के लिए क्या आवश्यकता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए आपके पास एक चीज होती है जिसमें आप बोलते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, आपको यहां पर क्या निकालने को बोला गया है, यहां से आपको डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस के लिए बेसिकली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही होगा कि साउंड यहां तक जाए और वापस यहां टकरा कर आए। तो इसलिए यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज है कुछ इस तरीके से दी होती है, v इज इक्वल्स टू 2d बाई टी, मतलब जो किस वेग से साउंड चल रहा है, फिर 2 का मतलब 2 इंटू डिस्टेंस है, मतलब ध्वनि इतनी दूर जाए टकरा कर वापस आए, और आपका टाइम। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए मैं आपको इसका डायरेक्टली जो है चीज बताता हूं। तो देखिए क्या होता है कि आप कभी भी साउंड सुनते हैं तो किसी दो साउंड के बीच में आप डिफरेंस तब कर पाते हैं जब उनके बीच में जो समय होता है वो 1/10 सेकेंड होना चाहिए। मतलब किसी भी 0.1 सेकेंड में कोई बोली गई चीज है और उस 0.1 सेकेंड से भी कम में अगर कोई चीज बोल दी गई है तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। आपके ब्रेन को भी रिस्पॉन्स करने के लिए लगभग 1/10 सेकेंड की आवश्यकता होती है। तो इतना टाइम मिनिमम चाहिए इको सुनने के लिए, मतलब प्रतिध्वनि की आपकी आवाज बार बार आप पहाड़ों पर जाकर चिल्ला रहे हैं और वापस आ रही है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जब भी पहाड़ों पे चिल्लाते हैं या खाली रूम में चिल्लाते हैं तो बीच में तो मीडियम क्या होती है, एयर ही होती है। और एयर में वेलोसिटी कितनी होती है साउंड की, तो 330 हम मानकर चल लेते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम ले लेते हैं कितना, 330। डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम हमें पता है 1/10। तो अब क्या करना है, डी निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी तो इसी तरफ है, v/2 इंटू टी,
ये अगर हमने निकाल लिया तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो v की वैल्यू कितनी है 330 डिवाइडेड बाई 2 और t का है 1/10, तो इस 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया। अब ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 16.5 मीटर। तो डिस्टेंस किसी भी दो चीज़ों के बीच में कितना होना चाहिए 16.5 मीटर। तो आपको प्रतिध्वनि आसानी से सुनाई देगी। अब 16.5 के सबसे पास कौन है, तो 17 है, तो उसका आंसर हो जाएगा 17। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद रखिए कोई भी प्रतिध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब दो चीज़ों के बीच में मिनिमम 17 मीटर की दूरी या 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2 एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून सरफेस बिकॉज, दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे को नहीं सुन सकते क्योंकि देयर ईयर्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन द मून, उनके कानों ने चांद पर काम करना बंद कर दिया है। नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, दे वियर स्पेशल स्पेस शूट ऑन द मून, द साउंड ट्रेवल्स मच मोर स्लोली ऑन द मून, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत धीमी गति से यात्रा करती है, वे चांद पर खास स्पेस शूट पहनते हैं। तो देखिए ये सारे रीजंस तो हैं, लेकिन याद करिए हमने जब ग्रेविटी पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि मून के ऊपर क्या नहीं है, मून के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब उसके पास वायुमंडल ही नहीं होगा, मतलब मून के ऊपर क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहां पर है वैक्यूम, मतलब वहां पर निर्वात है। अब जब निर्वात होगा तो साउंड क्या निर्वात में ट्रेवल करेगा, ध्वनि क्या निर्वात से चल सकती है, तो नहीं चल सकती है। तो भाई नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून इज द करेक्ट आंसर। जब वहां पर चांद पर कोई वातावरण या आपका वायुमंडल ही नहीं है तो कैसे ध्वनि जो है ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि ध्वनि के बारे में बात करी हमने कि ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, निर्वात में चल ही नहीं सकती। इसके बाद आप बायो टेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, एक जैव तकनीक जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ये कौन सी तकनीक है, तो ईसीजी में किया जाता है, ईईजी में किया जाता है, या एक्सरे में किया जाता है। इन तीनों में ही नहीं किया जाता, किस में किया जाता है, तो सोनोग्राफी आपने सुनी होगी, इसमें जो है अल्ट्रासोनी, इसको यूएसजी भी कह दिया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, सोनोग्राफी के अंदर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पर यूनिट टाइम्स गिव्स, प्रति इकाई समय में संपीड़न और विरलन की संख्या क्या दर्शाती है। ये तो ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी को ही दर्शाती है, आवृत्ति को ही दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म्स अ हाई डेंसिटी एरिया नोन एज, उस चीज को क्या कहा जाता है जब हाई डेंसिटी होता है, तो उसी को आप कंप्रेशन कहते हैं, संकुचन कहते हैं, या संपीड़न कहते हैं। इसके बाद द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन, जो लाउडनेस होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, इसके आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता। तो देखिए मैंने आपको लाउडनेस के लिए बताया था कि लाउडनेस हमेशा इस पर डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पर, और पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर, मतलब आवृत्ति पर करती है तारत्व, और आपकी जो प्रबलता होती है वो आपका आयाम पर निर्भर करेगा। इसके बाद अल्ट्रासाउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है किसके ऊपर होती है, तो अबाउट 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि भाई एक होती है सोनिक, ये ऑडिबल वेव्स, जो ऑडिबल होती है उसी को श्रव किरणें कहा जाता है, इसको अपश्रव कहा जाता है, इसको पराश्रव कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और ये 20,000 से ऊपर होती है, और ये 20 हर्ट्ज से बिलो होती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। अगला क्वेश्चन, 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू, 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, तो 1 साइकिल पर सेकेंड। अब यहाँ पर मिनट की बात कर दी गई है, तो भाई 1 सेकेंड में अगर 1 साइकिल होती है, 1 साइकिल पर 1 सेकेंड, तो इसको हम 1 हर्ट्ज कहते हैं।
अब हमें मिनट करना है तो 60 सेकेंड तो होगा ही, तो आपका 60 वाइब्रेशन पर मिनट अगर हो गया तो वो 1 हर्ट्स हो जाएगा। 60 कंपन प्रति मिनट मतलब 1 सेकेंड, 60 कंपन प्रति मिनट मतलब 60 सेकेंड में 60 बार कंपन, 1 सेकेंड में 1 बार कंपन, तो वो 1 हर्ट्स हो गया। इसके अलावा द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, ध्वनि की प्रबलता को किस इकाइयों में मापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके बाद एज पर WHO का जो एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर कितना होना चाहिए, कितना एक मिनिमम जो है नॉइस लेवल होना चाहिए। अगर उसके ऊपर है तो लोगों को नुकसान होगा, उनको हियरिंग लॉस हो सकता है, उनको बहरापन आ सकता है। तो WHO ने एक चीज़ जारी की हुई है और इसमें बताया गया कि भाई 45 dB का किसी भी शहर में साउंड होना चाहिए। तो एक सुरक्षित शोर जो है नॉइस है 45 dB। लेकिन भारत के ही अगर हम कई शहरों की बात करें, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर जो अमूमन शोर है वो लगभग 70 dB से भी ऊपर जा चुका है, तो जो कि खतरे से ऊपर है। चाहे टोक्यो की बात कर लें, न्यूयॉर्क शहर की बात कर लें, यहाँ पर गाड़ियों का शोर है, फैक्ट्रियों का शोर है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। तो WHO ने जो अपना एक सेफ जोन रखा है वो 45 dB का रखा है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई तरह के इश्यूज़ हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं आप, ट्विटर पर भी आप जो है मुझे जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी। और बाकी इसकी PDF आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इश्यूज़ आएंगे तो इन पर आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे एड्रेस कर सकते हैं। अगला जो भी टॉपिक, हम फिजिक्स के एक टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप कौन सा अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, उसके ऊपर भी हम सेशंस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।